Good afternoon, sir. Good afternoon. कल क्लास से कोई डाउट है? जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक जो डाउट है पूछ लीजिए। लास्ट ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी लिया गया था और फ्रीक्वेंसी के थ्रू एटॉमिक नंबर को निकाला गया था। ठीक है, पहले पहले जब आपका पीरियोडिक टेबल जो डिफाइंड था स्टार्टिंग में वो एटॉमिक मास के ऊपर डिफाइंड किया गया था बाय मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ के जो इस थ्योरी को मुज़ले ने मुज़ले ने फिर से रीडिफाइन किया कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज होते हैं अपने एटॉमिक नंबर के वजह से, ना कि एटॉमिक मास के वजह से। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को लिया गया और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को टकराया गया और ये देखा गया कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ये मिलता है, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शंस देखने को मिलता है अल्फा पार्टिकल्स का। और उसके ऊपर सारे एटॉमिक नंबर्स या जेड को डिफाइन किया गया था। ये उसका ही ग्राफ है। नीचे में आपका एटॉमिक नंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ 1 से स्टार्टिंग करते हुए, देन यहाँ फ्रीक्वेंसी है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे कौन सा एटॉमिक नंबर आपको मिल रहा है। और कोई डाउट लास्ट क्लास से? ये ग्राफ जो है, ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके 12th का सिलेबस का नहीं है, ध्यान रखिए। इसमें बहुत सारा कुछ आपका कंपटीशन सेक्शंस का भी है, जहाँ वो जो ग्राफ है वो स्पेशली आपका कंपटीशन सेक्शन का है। उसमें से भी जो आपको क्वेश्चन कराया था मैंने 2 क्वेश्चन, तो उस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। वो भी पहले बहुत पुराने टाइम में मतलब बहुत पहले आते थे। अभी जो नया सिलेबस डिफाइंड है आईआईटी मेडिकल का, उसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से मैंने डाला था इसमें। देन चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से दिया जाता है फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक है, जब जो एलिमेंट्स हैं जो डिफाइंड है पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा। ये एक स्टेबल एटम के लिए दिया जाता है, मतलब एक न्यूट्रल एटम के लिए दिया जाता है जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ध्यान दीजिए, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों एटॉमिक नंबर को शो करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर कोई चार्ज आ जाएगा, अगर हम आयंस की बात करें, तो उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट नहीं करता, लेकिन नॉर्मल एलिमेंट में, नॉर्मल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो आपका एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, chlorine 30 17 35, 17 is atomic number and 35 is its mass number. So number of neutrons 18, number of protons 17, number of electrons is 17. Then मास नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक साथ लेके दिया जाता है। इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। यहाँ फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चंस में कई बार आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी निकालने को आता है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। देखिए यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने देखा है कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये जो एग्जांपल है ऊपर में क्लोरीन का जो यहाँ एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आया है वो आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किया गया तब आया 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। देन यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डाल रखा है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूरेनियम 238। चलिए फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे जो यूरेनियम 238 लिखा है मैंने, यूरेनियम 238, ये 238 इसका मास नंबर है। आपको एटॉमिक नंबर बताना है और उसके बाद आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है। यूरेनियम का अगर एटॉमिक नंबर आपको नहीं याद है तो बता दो, यूरेनियम इज 92। यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 हो जाएगा। मास नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 238, तो एटॉमिक नंबर मिल गया, मास नंबर मिल गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताइए। हो गया। यूरेनियम 238 का एटॉमिक नंबर आप लेंगे 92 और मास नंबर आपका हो जाएगा 238। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका हो जाएगा 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकालेंगे यहाँ वाले फॉर्मूला से, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से। क्वेश्चन नंबर अगर 1 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए।
गया सबका? किससे नहीं बन रहा है? ऐसा है जिससे नहीं बन रहा है? सेकंड का 12 होगा मैग्नीशियम, फर्स्ट का 92 92 146। ठीक है। प्रियांशु 146.92 लिखा है आपने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। 12 पी नहीं, हाँ प्रोटॉन्स 12 हो जाएंगे और जो आपका एटम होगा, एलिमेंट होगा, वो मैग्नीशियम हो जाएगा। हाँ प्रियांशु। सर मैंने उसमें 146 कॉमा दिया हुआ है, 92 146 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और 92 अच्छा प्रोटॉन्स। कॉमा है, ठीक है ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ए से हम मास नंबर लिखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है कार्बन, इसका जेड हो जाएगा 6 और ए हो जाएगा आपका 12। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कुछ एटॉमिक टर्म्स हैं जो हमें यूज करना होता है। जैसे सबसे पहला है हमारे पास आइसोटोप्स। They are the atoms of a given element which have the same atomic number but different mass number. इसमें से कुछ ऐसा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा और कुछ आपको नया भी मिलेगा। आइसोटोप वो चीजें हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर में फर्क होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, प्रोटॉन्स के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम से जो वाटर बनता है इसको हम हेवी वाटर भी कहते हैं, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। देन 1H1 is the only normal hydrogen which have 0 neutrons. आपका जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। सौरभ Cl नहीं होगा, Mg होगा उस क्वेश्चन में। तब तक ये देखिए जो बता रहा हूँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है। प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसमें न्यूट्रॉन्स 0 होता है, ऐसा किसी में नहीं होता। देन ड्यूटेरियम इज आल्सो कॉल्ड एज हेवी हाइड्रोजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12 C13 एंड C14। इसी तरीके से नाइट्रोजन के भी होते हैं, नाइट्रोजन 14 15। देन ऑक्सीजन के होते हैं 16 17 18, इस टाइप से फास्फोरस के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं। देन नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स वैसे एलिमेंट्स वाले होंगे जिनमें एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन 1 3 एंड हीलियम 2 3। यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक का 1 है, एक का 2 है, लेकिन जो मास नंबर है वो दोनों का सेम है। देन सेकंड एग्जांपल, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। मास नंबर दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। क्या लिखा है इसमें? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर दैट इज A, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर दैट इज
Z. They have different number of electron, proton and neutron, but sum of number of neutrons and protons, that is number of nucleons, remains same. मतलब मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग लिया जाए तो वो अलग अलग रहेंगे. देन आइसोडायफर्स, ये आपके लिए नया होगा, मेरे ख्याल से ये आपने 10th में नहीं पढ़ा है. दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ, अगर दो एलिमेंट्स के हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को निकालें, उसके बाद उनको हम माइनस करें, तो ये बराबर आना चाहिए. जैसे यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल लिया गया है, बोरोन और कार्बन. ये एक दूसरे के आइसोडाइफर्स है, क्योंकि इस केस में क्या है, अगर बोरोन का हम N-P अगर लेते हैं तो 1 देखने को मिलता है, अगर कार्बन का N-P लेते हैं तो भी हमको 1 देखने को मिलता है. देन नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट्रोजन 15 एंड फ्लोरीन 19. अगर नाइट्रोजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करें तो हमको 1 देखने को मिलेगा. अगर फ्लोरीन का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करें तो हमको 1 देखने को मिलेगा. तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं आइसोडायफर्स. इसमें डिफरेंस जो होता है नाइट्रोजन और प्रोटॉन्स का वो बराबर होता है. देन आइसोटोन्स, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दो एलिमेंट्स के सेम हो जाएं तो उनको हम आइसोटोन्स कहेंगे. देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब सेम हो जाए तो हम उसको आइसोटोन्स कहेंगे, चाहे आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे या फिर आइसोटोनिक कहेंगे. अब देखिए, इस सभी नेम्स में एक कॉमन टर्म है आइसो. ठीक है, ISO, ये एक कॉमन टर्म है जो हर नाम के साथ यूज किया जा रहा है. आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट. ठीक, जैसे आइसोटोप्स, कांस्टेंट टोप्स. तो इसका मतलब होगा ये वैसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें आपका एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन मास नंबर बदल जाएगा. अब जब आइसोबार्स की हम बात करेंगे तो ये जो आइसो है यहाँ पे ये भी कांस्टेंट कहलाएगा. तो जो मास नंबर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर बदल जाएगा. फिर आइसोडाइफर्स की जब बात करेंगे तो आइसो का मतलब फिर से कांस्टेंट, डाइफर्स का मतलब हम यहाँ डिनोट करेंगे क्या, N-P कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों का बराबर होना चाहिए. तो ये आइसोडाइफर्स कहलाएंगे. देन आइसोटोन्स, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं दो एलिमेंट्स के तो उसे हम आइसोटोन्स कहेंगे, चाहे आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे चाहे आइसोटोनिक कहेंगे. तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन एक एग्जांपल है 1 3 और हीलियम है 2 4. इस केस में दोनों का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाले तो 3 - 1 हमको 2 मिलेगा, और यहाँ पे 4 - 2 हमको वापस से 2 मिलेगा. तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक कहलाएंगे. उसी तरीके से पोटेशियम अगर ले और कैल्शियम ले तो पोटेशियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको 20 मिलेगा, देन कैल्शियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको 20 मिलेगा. इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक कहलाएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोस्टर्स. दे आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ये वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होते हैं. जैसे यहाँ देखिए CO2 एंड N2O, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, टोटल मिला के 3 एटम्स हो गए. देन ये N2O, इस मॉलिक्यूल में भी टोटल मिला के 3 एटम्स हो गए. ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब देख लें यहाँ पे, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएंगे 22. और उसी प्रकार N2O के भी टोटल हो जाएंगे 22. तो आइसोस्टर्स उन एग्जांपल्स या उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिन पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे मॉलिक्यूल्स के बराबर हो. दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड एंड KF. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 और 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 28 एंड 28. The next है isoelectronic species. They are the atoms, molecules or ions which have सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं तो आइसो वापस से कांस्टेंट कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक जो शब्द है ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे स्पीसीज को लेते हैं, वैसे आयंस को लेंगे, चाहे मॉलिक्यूल्स चाहे एटम्स को लेंगे जिनका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी. तो एग्जाम्पल है क्लोरीन -Cl- आयन है, और
आर्गन यहाँ पे आपका नॉर्मल एटम है या मॉलिक्यूल है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों में 18 होगा। देन H2O एंड NH3 दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा। आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको एक बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए, उसका फिर क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरीन का भी आइसोटोप्स होता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। आइसोटोप्स बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स का आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अगर लिस्ट निकालेंगे तो कम से कम 120 एलिमेंट्स होंगे या 100 एलिमेंट्स होंगे जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। देखिए, नोबल गैसेस के आइसोटोप्स नहीं पाए जाते क्योंकि वो काफी स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट एकदम फुल होता है इस वजह से। आगे देखिए, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं हमको। देखिए, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शंस हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे देखो, यहाँ पे ही मैंने लिख रखा है कि हीलियम 2 और 3, ठीक है, ये एक पाया जाता है। देन हीलियम 2 और 4 भी मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे कहीं पे दिखा रखा है मैंने हीलियम 2 और 4। देखिए, ये आइसोटोन्स का एग्जांपल में हीलियम 2 और 4 दिखा रखा है। क्योंकि ये काफी स्टेबल होते हैं तो इनके आइसोटोप्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं आइसोटोप्स के रूप में। मैं आपको कल एक लिस्ट दे दूंगा, इसमें सभी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स वगैरह आपको लिखे होंगे, ठीक है, जो कुछ काम के भी होंगे, कुछ बिना काम के भी होंगे आपके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बनाइए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पहले उसको बनाइए, उसके बाद फिर बाकी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पहले सॉल्व कीजिए। बन गया? रूपम आंसर चेक कीजिए अपना, और आंसर डालते हैं, सेंड करते तो मुझे सेंड कीजिए, एवरीवन करके नहीं। और किसने बनाया? नंदनी ठीक है आपका आंसर। देखिए सौरभ क्वेश्चन समझा दूं आपको, आपको या जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है क्वेश्चन एक बार समझा दूं। देखिए हमने क्लोजेस्ट अप्रोच जो पढ़ा है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पढ़ा है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए मैं आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या देखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इसका ही हमने फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 आपका, उसके बाद आ गया पाई, 4 पाई, देन एप्सिलॉन नॉट का जो कांस्टेंट था उसके जगह मैं इसको कांस्टेंट लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो कांस्टेंट था वो उसका पूरा कांस्टेंट लिख दिया, देन मल्टीप्लाइड बाय Q1 into Q2, सॉरी Q2 डिवाइडेड बाय R। ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने क्लोजेस्ट अप्रोच में देखा था, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाय R। ये Q1 Q2 की जगह वहां पे Z और E लिखा गया था, ठीक है, तो Z और E की जगह हम Q1 Q2 यूज कर सकते हैं, दो चार्ज के बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे जो चार्जेस है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स के रूप में अगर चार्जेस हैं तो चार्जेस जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स का कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो टर्म है Q1 और Q2 ये दोनों भी कांस्टेंट हो जाएंगे। अब हाफ mv स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दे रखा है मोमेंटम, तो मोमेंटम
P इज इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है। और जो यहाँ से ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे कि मोमेंटम और r के बीच में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में हमको पूछा है मोमेंटम और r जो है ये कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अभी हम रिलेशन मान लो निकालते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, P पी स्क्वायर मिलेगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ये वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये पूरा हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है, ये मास जो है, मास हमारा कांस्टेंट है। देन ये कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट है। Q1 Q2 जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम रिलेशन निकाले तो आर जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी स्क्वायर के। ठीक है, आर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। अभी आर अगर कहता है आर क्लोजेस्ट अप्रोच है कब, जब मोमेंटम p है तब। तो आर क्लोजेस्ट अप्रोच आर क्या होगा, जब आपका p के जगह 2p हो जाएगा तब। ठीक है, तो आपको इस रिलेशन से वो आंसर निकालना है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो R/4 डी वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ जो ऑप्शन है आपके पास आंसर R/4 आना चाहिए। देखिए, मैंने ये जो अभी आपको बताया है ये मैंने नोट्स में भी डाल रखा है फॉर्मूला के रूप में। देखिए, यहाँ मैंने फॉर्मूले के रूप में इसको डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रियांशु, मोमेंटम जो है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला सिर्फ कन्वर्ट किया गया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा कि हाफ mv²। ठीक है, और मोमेंटम होता है m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, अभी दोनों से हमने क्या क्या रिलेशन निकाला है। तो यहाँ पे देखो आप, हाफ mv² आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² होता है, और मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv होता है। तो यहाँ से हम mv का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, mv को हम पुट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, सॉरी मोमेंटम के रूप में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, सिर्फ इसको पुट किया गया है ताकि हम जो इक्वेशन है इसको हम मोमेंटम के रूप में ले सके। ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट किया गया है, और तब जाके रिलेशन निकाला गया है आर और पी के बीच में, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच और आपका मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकाला गया है। और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? मैंने फॉर्मूला आप डाल दिया है, आप एक बार वापस से चेक कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर पूछ लेंगे कल। देन क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। सर उसमें p² कैसे आया था? m उसमें जो प्रूव कर रहे थे आप। देखिए, ये जो है अभी हमारे पास, अब आप यहाँ फॉर्मूला देखो, हमारे पास एक्चुअल में है क्या, ये हाफ mv² है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, वो आप वापस से आपको देता हूँ।
हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। लेकिन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ से m इंटू वी में से एक तो v आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो v यहाँ Yes, बच sir. रहा है उस v का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं ताकि ये मोमेंटम और मास दोनों एक साथ लिया जा सके, ठीक है। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। देखिए नियॉन में एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके 10 हो जाएंगे। अभी आपको बताना है इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन 10 है, ये आप सिंपली देख के बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 10 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिया। सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका नॉर्मल का 8 हो जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिया तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। इस वजह से आंसर हमारा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉन्स 12 हो जाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 हो जाएंगे। देन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, मतलब छोड़ दिया है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नियॉन